हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आज एक मिड कैप कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो मिड कैप कंपनी है ये फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसका जो बिजनेस मॉडल है वो अपने आप में यूनिक बिजनेस मॉडल है और काफ़ी इनोवेटिव बिजनेस मॉडल है। और चार्ट पे अगर हम देखें तो ये अभी इन्वेस्ट करने के लिए काफ़ी अच्छे रेट पे भी हमें मिल रहा है। तो इसके अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म पोजीशन क्रिएट करना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। हम इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। इसका चार्ट एनालिसिस सबसे पहले हम करेंगे, उसके बाद हम इसके फंडामेंटल्स को देखेंगे और इसके बाद हम इसका बिजनेस मॉडल भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम चार्ट पे अगर हम देखें तो अभी ये जो लेवल चल रहा है इसका वो 7200 के आसपास का लेवल इसका चल रहा है। बहुत पुरानी बात नहीं है, बात है 18 अक्टूबर की। 18 अक्टूबर को इसने हाई बनाया था 9710 का और आज जो 13 दिसंबर को इसने जो लो बनाया है वो बनाया है 7150 का। तो अगर हम इस हाई को आज के लो के साथ अगर हम हाई को कंपेयर करेंगे तो ये रफली 25% का फॉल है। और ये जो 25% का फॉल है ये अपने आप में एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये अनडाउटेडली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो। तो इसी लेवल पे बाइंग अपॉर्चुनिटी क्यों है? तो अगर हम इसका पास्ट में जाके चार्ट देखेंगे तो हमें ये दिखाई देगा कि 7000 का जो लेवल है यहाँ पे ये स्टॉक हमेशा सपोर्ट लेता है और यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद इसके अंदर रिवर्सल डेफिनेटली देखने को मिलता है। अभी हम रिसेंट बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 7000 के लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद बाउंस बैक दिखाया। यहाँ पे भी 7000 के लेवल पे इसने सपोर्ट लिया है। अगर हम अगस्त की बात करें तो यहाँ पे 7000 के लेवल पे इसने सपोर्ट लेने के बाद ये यहाँ पे आप तेजी देख सकते हो, काफ़ी अच्छी तेजी यहाँ पे सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद काफ़ी अच्छी तेजी हमें यहाँ पे देखने को मिली थी सितंबर के अंदर। और पीछे अगर हम जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 7000 के लेवल पे इसने सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी 7000 का लेवल हमें सपोर्ट लेते हुए हम देख सकते हैं। तो अगर हम बात करें जून, जुलाई और अगस्त की तो इन तीनों मंथ्स के अंदर इसने कंसोलिडेट किया है। बेसिकली 7000 से 7500 की जो रेंज है इस रेंज में इसने कंसोलिडेशन किया है 3 महीनों में। जून का महीना, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीनों में इसने कंसोलिडेशन किया और कंसोलिडेशन होने के बाद 7000 पे सपोर्ट लेके इसने काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट यहाँ पे दिया और 18 अक्टूबर को इसने 9710 का हाई बनाया और इस हाई से अभी 25% फॉल हुआ है। तो अभी भी ये एक काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। और अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो अभी आपको इसके अंदर वेट करना चाहिए। कब तक वेट करना है? जब तक ये अपना 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज को क्रॉस नहीं करता तब तक अगर आप ट्रेडर हो तब आप वेट कर सकते हो। जब ये 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज को ऊपर क्रॉस करेगा तो आप इसके अंदर पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो अगर आप एक ट्रेडर हो। बेसिकली अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो या पोजिशनल आप ट्रेड करते हो तो आप वेट करिए। अभी इसका जो 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज है उसको जब ये क्रॉस करेगा तब आप पोजीशन इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यहाँ पे एक काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, आप इसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो। चार्ट एनालिसिस के बाद अब हम देखते हैं इसके फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो फंडामेंटल्स में सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसके मार्केट कैप की तो 22,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, मतलब ये एक मिड कैप कंपनी है। और अभी इस स्टॉक का जो पी है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, अगर हम देखें तो ये 72 है। तो 72 का पीई जो है वो पीई काफ़ी हाई होता है, लेकिन ये जो हाई पीई है ये जस्टिफाइड है। क्यों जस्टिफाइड है ये अभी हम देखेंगे। अगर हम इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर हम देखेंगे तो ये है 39% का और 30% का। तो अगर रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर 40% और 30% है तो 72 का पीई होना ये कोई बहुत एक्सपेंसिव हम नहीं कह सकते, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी 30% का मतलब होता है जितने भी इक्विटी है उस इक्विटी पे 30% का प्रॉफिट जनरेट करना।
मतलब ये कंपनी काफ़ी अच्छे से अपने कैपिटल को यूटिलाइज करके बिजनेस को अच्छे से बढ़ा रही है। अपने बिजनेस को 30% 40% से ये कंपनी ग्रो कर रही है। तो इतनी हाई ग्रोथ वाली कंपनी अगर 72 के पी पे भी ट्रेड कर रही हो तो भी ये जस्टिफाइड है। अगर हम बुक वैल्यू की बात करेंगे तो बुक वैल्यू 570 हम कह सकते हैं। तो अभी जो लेवल करंट चल रहा है उसको अगर हम कंसिडर करेंगे बुक वैल्यू के साथ तो प्राइस टू बुक वैल्यू पीबी रेशियो जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 13 का आएगा। और ये पीबी जो है ये पीबी भी काफ़ी हाई है, प्राइस टू बुक वैल्यू भी काफ़ी हाई है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी ये काफ़ी अच्छे होने के वजह से ये जो प्राइस टू अर्निंग और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो जो है ये हाई है, लेकिन ये जस्टिफाई हम कर सकते हैं। अगर हम कुछ प्रोज की और कुछ कॉन्स की अगर हम बात करें तो कंपनी ने अपना जो डेट है उसको रिड्यूस किया है और ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी ये है। और जो प्रॉफिट का ग्रोथ है ये आप देख सकते हो कि कितना अच्छा प्रॉफिट ग्रो किया है इन्होंने। 35% के CAGR से अगर कोई कंपनी पिछले 5 साल से अपना प्रॉफिट ग्रो कर रही है तो अगर उसका P 72 है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये ग्रोथ स्टॉक है। ये ग्रोथ स्टॉक है तो इसका जो P है वो काफ़ी हाई होना एक ऑब्वियस सी बात है। और अगर हम कॉन की बात करें तो एक ही कॉन यहाँ पे है कि ये अप्रोक्सीमेटली 13 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पे ट्रेड करते हुए हम देख रहे हैं। तो 13 का प्राइस टू बुक वैल्यू होना ये एक्सपेंसिव डेफिनेटली है, लेकिन इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, इसको अगर हम कंसिडर करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इन्वेस्ट करने के लिए ये काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम रेवेन्यूज की बात करें, प्रॉफिट्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कंपनी के जो रेवेन्यूज है, सेल्स है, वो भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हुए हैं। पिछले 5 साल की बात करें, 6 साल की बात करें तो यहाँ पे 5 टाइम्स के आसपास कंपनी के सेल्स और रेवेन्यूज में ग्रोथ हुई है। और जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट जो है, ये भी हम देख सकते हैं कि कंपनी पहले तो लॉस मेकिंग कंपनी थी, लेकिन 2018 के बाद इसके अंदर हम प्रॉफिट्स देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ग्रो हुए हैं। 20 करोड़ प्रॉफिट से 300 करोड़ का प्रॉफिट, ये ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी है कंपनी की। वो सेल्स में भी हम देख सकते हैं और नेट प्रॉफिट के अंदर भी हम कंपनी की ग्रोथ को देख सकते हैं कि कितने फास्ट कंपनी अपने आप को ग्रो कर रही है। अगर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो पिछले 5 साल में जो सेल्स की ग्रोथ है वो 21% की हुई है। पिछले 3 साल में 18% से सेल्स में ग्रोथ आई है, तो ये काफ़ी अच्छे नंबर्स है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो पिछले 5 साल में 35% से इन्होंने अपनी प्रॉफिट्स को ग्रो किया है। पिछले 3 साल में 72% से इन्होंने अपने प्रॉफिट्स की ग्रोथ दिखाई है। तो ये जो कंपनी है ये काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रही है। और अगर हम CAGR की बात करें स्टॉक के तो ये 35% एक साल का है, लेकिन इसके अंदर हम सिर्फ एक साल का देख के कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। 3 साल से 5 साल का डेटा हमें चाहिए, तो ये अभी हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर हम सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी कंपनी ने 5 साल और 3 साल में दिखाई है। फंडामेंटल एनालिसिस में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी आता है कि कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो कितना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कैश फ्लोज की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो जो है इनका ये काफ़ी इनकंसिस्टेंट भी रहा है और कोई बहुत बड़ा फ्री कैश फ्लो इनके पास नहीं है। लेकिन ये भी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये जो कंपनी है ये ग्रोथ स्टॉक है और ये अपने जो प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस के अंदर। इनके पास अगर कैश रिजर्व्स कम है तो ये अच्छे से ग्रो भी कर रहे हैं अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करके। तो ये कोई बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो सकता कि फ्री कैश फ्लो कंपनी के पास इतने स्ट्रांग नहीं है। लेकिन आगे जाके जब कंपनी अच्छी ग्रो हो जाएगी, एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी बन जाएगी, तब इसके अंदर फ्री कैश फ्लोज भी काफ़ी अच्छे से इंप्रूव हो सकते हैं। अब हम आते हैं कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले उस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम बात करें प्रमोटर्स की तो प्रमोटर्स के पास अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास का स्टेक 2019 से 2021 तक हम देख सकते हैं। थोड़ा इन्होंने स्टेक कम किया है प्रमोटर ने, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इश्यू नहीं है, कोई बहुत मेजर
चेंज या मेजर डिक्रीज यहाँ पे नहीं हुआ है प्रमोटर के स्टेक के अंदर। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की, तो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपना स्टेक जो है वो कंटिन्यूसली इसके अंदर इंक्रीज किया है। 2019 में अगर हम बात करें तो 10% का स्टेक था एफआईआईज के पास, और वो बढ़कर 2021 में अप्रोक्सीमेटली 28 हो गया है, मतलब 3 टाइम्स हो गया है। तो एफआईआईज ने जो अपनी होल्डिंग है वो 3 गुना की है इस स्टॉक के अंदर। और अगर हम बात करें रिटेल इन्वेस्टर्स की, पब्लिक की, रिटेल इन्वेस्टर्स के पास 34%, अप्रोक्सीमेटली 34% का स्टेक था, और वो 34% का स्टेक 2 साल के अंदर हाफ हो गया है, 50% से फॉल हुआ है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स से ये जो शेयर है वो एफआईआईज के पास जाता हुआ हम देख रहे हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न से। तो पब्लिक के पास जो भी होल्डिंग है वो शिफ्ट हो रही है एफआईआईज के पास, और डीआईआईज के पास जो होल्डिंग है वो हम कह सकते हैं कि कंसिस्टेंट है, 4% 5% के आसपास की डीआईआईज की जो होल्डिंग है वो कंपनी के अंदर कंसिस्टेंट है। एफआईआईज के पास जो कंपनी की होल्डिंग जा रही है वो रिटेल इन्वेस्टर के पास से कम हो रही है। तो यहां से हम एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। अगर हम एक रिटेल इन्वेस्टर है तो हमें इस कंपनी में पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बनानी चाहिए, और ये जो स्टॉक है ये इसके अंदर जो ग्रोथ पोटेंशियल है ये देख के ही एफआईआई जो है वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये एक काफी इंपॉर्टेंट सिग्नल यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सिग्नल काफी इंपॉर्टेंट ये है कि जो होल्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग हाथ में जा रही है, एफआईआईज के पास जा रही है, और पब्लिक के पास से वो होल्डिंग कम हो रही है। तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो तो आपको इसके अंदर होल्ड करना चाहिए। अगर आपने पहले से ही इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है तो आप होल्ड कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको काफी अच्छे प्रॉफिट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसके अंदर फ्रेश इन्वेस्टमेंट करनी है तो भी आप इस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकते हो, काफी अच्छे रेट पे भी आपको ये स्टॉक अभी आपको मिल रहा है। अब हम आते हैं प्राइस फोरकास्ट पे। यहां से एक साल आगे की अगर हम बात करें दिसंबर 2022 के लिए क्या प्राइस हो सकता है करंट लेवल से, ये हम देखेंगे। तो हायर साइड पे 36% का पोटेंशियल इसके अंदर है, लगभग 10,000 का लेवल ये 2022 में दिसंबर तक पहुंच सकता है, ये हायर साइड पे है। मीडियम साइड पे अगर हम बात करें तो 8,800 का लेवल ये अचीव कर सकता है, और लोअर साइड पे ये जो टारगेट दिया है ये टारगेट इररिलेवेंट है, इतना स्टॉक गिर नहीं सकता। 47% के इसके अंदर फॉल होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है और ऑलमोस्ट नील है। ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि इसके अंदर और 47% का फॉल आ जाए। तो हायर साइड के लिए 36% तक के प्रॉफिट्स की पॉसिबिलिटी है, और मीडियन अगर हम कंसिडर करें तो भी 20% के आसपास का ग्रोथ हमें एक साल के अंदर इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता है। रेवेन्यू कैसे ग्रो होगा इसके लिए जो फोरकास्ट है वो अब हम डिस्कस करते हैं। रेवेन्यू 20% से ग्रो हो सकता है हायर साइड पे, और मीडियन ग्रोथ जो है रेवेन्यू के अंदर वो 15% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और लोअर साइड पे जो रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ है वो 13% की हमें दिखाई दे रही है, जो कि डिसेंट है, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। और रेवेन्यू के साथ साथ और एक काफी इंपॉर्टेंट बात आती है, वो है ईपीएस में कितना ग्रोथ पोटेंशियल है, अर्निंग पर शेयर। अगर अर्निंग पर शेयर बढ़ेगा तो ऑब्वियसली स्टॉक का जो प्राइस है वो भी बढ़ेगा। तो ईपीएस में जो फोरकास्ट है वो अगर हम कंसीडर करें तो 26% तक ईपीएस बढ़ सकता है हायर साइड पे, और लोअर साइड पे 102 पे, मतलब 8% से ईपीएस बढ़ सकता है, अर्निंग पर शेयर बढ़ सकता है। अगर हम मीडियन भी कंसीडर करें तो 23% से ईपीएस बढ़ सकता है, ये हम कंसीडर कर सकते हैं मीडियन से। तो ईपीएस के अंदर भी काफी अच्छी ग्रोथ हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ईपीएस के साथ साथ रेवेन्यूज भी बढ़ेंगे, ईपीएस भी बढ़ेगा, तो प्राइस भी डेफिनेटली यहाँ पे इंक्रीज होगी। और ये जो मीडियन टारगेट है एक साल का 20% का अपसाइड का जो पोटेंशियल है ये डेफिनेटली अचीव कर सकता है ये स्टॉक दिसंबर 2022 तक। अभी हमने कंपनी का चार्ट एनालिसिस किया, हमने कंपनी के फंडामेंटल्स देखे, अब हम कंपनी के बिजनेस मॉडल को देखेंगे। ब्रीफली हम इसका बिजनेस मॉडल डिस्कस करेंगे,
और हम देखेंगे कि ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, इनका प्रॉफिट कैसे जनरेट होता है, वो हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है उसको आपको समझना है तो आप इनके वेबसाइट पे जा सकते हो indiamart.com पे। तो इनके वेबसाइट पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको काफी सिंपल वर्ड्स में इनका बिजनेस समझ में आएगा। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। इंडिया मार्ट का जो बिजनेस है वो एक ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है। ये बिजनेस को बिजनेस से कनेक्ट करते हैं। जो भी बायर्स है और सेलर्स है इनको कनेक्ट करते हैं, लेकिन ये B2B में कनेक्ट करते हैं। जैसे बाकी के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, ये भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन ये बिजनेसेस को कनेक्ट करते हैं कंज्यूमर्स के साथ, कस्टमर्स के साथ। लेकिन इंडिया मार्ट इंटरमेश जो है वो बिजनेसेस को बिजनेसेस के साथ ही कनेक्ट करता है। B2B मार्केट प्लेस है इंडिया मार्ट। तो इनका जो बिजनेस मॉडल है ये अपने आप में काफी यूनिक है। इंडिया के अंदर सबसे पहली कंपनी जो बिजनेस टू बिजनेस मार्केट प्लेस में आती है वो इंडिया मार्ट इंटरमेश ही है। तो यहाँ पे आपको बिजनेस मॉडल अगर समझना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका बिजनेस मॉडल क्या है। ये कनेक्ट करते हैं बायर्स को और सेलर्स को, और इंडिया के ये लार्जेस्ट ऑनलाइन B2B मार्केट प्लेस में आते हैं। तो जो भी सप्लायर्स है उनको बायर्स के साथ ये कनेक्ट करते हैं। तो ये इनका बेसिकली बिजनेस मॉडल है। जो भी सप्लायर्स है वो कनेक्ट करते हैं बायर्स के साथ। तो ये इंडिया मार्ट का बिजनेस है। अगर हम देखें इनके वेबसाइट पे, इनके पोर्टल पे जाके अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आप काफी सारी कैटेगरीज के अंदर देख सकते हो। इनके पोर्टल पे काफी सारी कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी, और उन कैटेगरीज में भी काफी सारी सब कैटेगरीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे जैसे कि फार्मा हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए, फूड एंड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इंडस्ट्रियल सप्लाईज। तो ऐसी जो डिफरेंट कैटेगरीज है वो इनको काफी यूनिक बनाती है। ऑलमोस्ट सब कैटेगरीज के अंदर इनके पास सप्लायर्स भी है और सब कैटेगरीज के अंदर इनके पास बायर्स भी है। तो अगर हम पूरी इनकी कैटेगरी की लिस्ट अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम व्यू ऑल पे हम अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें सारी जो कैटेगरीज है वो यहाँ पे दिख सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, हॉस्पिटल्स, फूड एंड बेवरेजेस, देन इंडस्ट्रियल प्लांट्स एंड मशीनरीज, इंडस्ट्रियल सप्लाईज, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पैकेजिंग मशीन्स, केमिकल्स, मैकेनिकल पार्ट्स। मतलब हर कैटेगरी में इनके पास प्रोडक्ट्स है, सर्विसेज है, लैब इंस्ट्रूमेंट्स, फर्नीचर में है, ऑटोमोबाइल के अंदर है, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के अंदर है, हाउसवेयर्स के अंदर है, मेटल्स, मिनरल्स के अंदर ये है। तो ये जो अगर हम कैटेगरीज को देखेंगे तो काफी सारी कैटेगरीज इनके बिजनेस में आती है। मतलब इनके कैटेगरी के ये जितनी भी कैटेगरीज है इनके पास उतने सेलर्स भी है जो इन कैटेगरीज के प्रोडक्ट्स या सर्विसेज सेल करते हैं, उतने सेलर्स भी है इनके पास और इतने बायर्स भी है इनके पास। जितनी जितनी डिफरेंट कैटेगरीज है उन सब में इतने सेलर्स और बायर्स दोनों इनके पास अवेलेबल है। तो बिजनेस मॉडल जो है ये इनका काफी स्ट्रांग है। अगर हम बात करें कुछ नंबर्स की तो यहाँ पे हम नंबर्स देख सकते हैं कि टोटल कितने बायर्स इनके पास अवेलेबल है। तो इंडिया मार्ट के पोर्टल पे 13 करोड़ बायर्स टोटल अवेलेबल है। मतलब अगर कोई सेलर है जिसको अपना प्रोडक्ट या सर्विस सेल करनी है इंडिया मार्ट के पोर्टल पे तो उसको एक्सेस है। 13 करोड़ बायर्स इंडिया मार्ट के पास आते हैं। तो वो जो सेलर है इतने जो 13 करोड़ जो बायर्स है उनको ये टारगेट करके अपना प्रोडक्ट सेल कर सकता है। तो ये एक काफी बड़ा पोटेंशियल इस कंपनी के पास है कि 13 करोड़ बायर्स इस कंपनी के पास है। इस पोर्टल पे 13 करोड़ बायर्स आते हैं। अगर हम सप्लायर्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 66 लाख सप्लायर्स इनके पास है। तो बायर्स भी काफी है और सप्लायर्स भी काफी है। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की तो इनका प्रोडक्ट का जो पोर्टफोलियो है वो कितना स्ट्रांग है ये आप देख सकते हो कि 7 करोड़ से भी ज्यादा इनके पास प्रोडक्ट्स है। तो इतने सारे प्रोडक्ट्स है, इतने सारे बायर्स है, इतने सारे सप्लायर्स है, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि किस लेवल पे ये अपने बिजनेस ऑपरेशंस रन करते हैं। ये आप इमेजिन कर सकते हो। इनका जो बिजनेस मॉडल है वो मुझे काफी पसंद है। इनका जो रेवेन्यू है वो कैसे जनरेट होता है वो अब हम देखने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली रेवेन्यू जो जनरेट करते हैं वो जो सप्लायर्स है, सेलर्स है बेसिकली, जिनको इनके पोर्टल पे कुछ प्रोडक्ट्स सेल करने हैं, उनसे ये
फीस चार्ज करते हैं। मान लो कोई एक सेलर है, इसको इंडिया मार्ट की पोर्टल पे अपना एक प्रोडक्ट है उसको सेल करना है, तो ये जो प्रोडक्ट जब ये यहाँ पे सेल करेगा तो उसको फी देनी पड़ेगी, और ये जो फीस है इसी से इनका रेवेन्यू जनरेट होता है इंडिया मार्ट का। तो कितनी फीस ये लेते हैं ये भी हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। इनके जो प्लान है, 3 प्लान है अलग अलग, जो भी सेलर है उसके लिए 3 प्लान्स इनके पास अवेलेबल है। मंथली प्लान है, एनुअल प्लान है और मल्टी ईयर प्लान है। अगर मंथली की बात करें तो 3000 का प्लान है, एनुअल 30,000 का है, अभी ये 5% डिस्काउंट चल रहा है, और मल्टी ईयर प्लान जो है वो 75,000 का है। तो ये जो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है सप्लायर्स को या सेलर्स को, उससे ये रेवेन्यू जनरेट करते हैं। तो इनका रेवेन्यू मॉडल जो है वो भी काफ़ी स्ट्रांग है, बिजनेस भी ये काफ़ी अच्छे से रन कर रहे हैं, ग्रोथ भी इनकी काफ़ी अच्छी है, और ये जो स्टॉक है वो अभी एक अच्छे लेवल पे भी हमें मिल रहा है। तो इसके अंदर हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट डेफिनेटली कर सकते हैं, और अच्छे लेवल पे अभी हमें ये मिल भी रहा है। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया, इसका चार्ट पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया, इसके फंडामेंटल्स को हमने देख लिया, इसका बिजनेस मॉडल हमने देख लिया, ये रेवेन्यू कैसे जनरेट करते हैं, इनके प्रॉफिट्स कैसे होते हैं, ये सब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है इस कंपनी के अंदर तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। फंडामेंटली काफ़ी अच्छी कंपनी है, बिजनेस मॉडल काफ़ी यूनिक भी है और इनोवेटिव भी है। इनका और एक एडवांटेज ये है कि ये अपने आप को स्केल अप काफ़ी फास्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है। ये जो इनका पोर्टल है इसको रन करने के लिए बहुत ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस ये नहीं है, एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है, और इसी के वजह से ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। ये इनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है। तो अगर हम इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो ये हमारी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू 2 to 3 इयर्स का पॉइंट ऑफ व्यू अगर आपका है तो 2 से 3 साल में ये कंपनी आपको काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स जनरेट करके दे सकती है। तो इस वीडियो में हमने सब कुछ इस स्टॉक के बारे में डिस्कस किया है, इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आप ट्रेडर हो और अगर आपको ट्रेड करना है इस स्टॉक के अंदर तो आप अभी वेट कर सकते हो, क्योंकि अभी ये काफ़ी फॉल कर चुका है। इसको अभी स्टेबलाइज होने दो। ये जब 50 डेज का सिंपल मूविंग एवरेज क्रॉस करे तब आप इसके अंदर ट्रेड ले सकते हो, स्विंग हो या पोजिशनल हो आप वहां पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप डेफिनेटली इसके अंदर इस लेवल पे बाइंग कर सकते हो। तो अगर आप इसके अंदर बाय करते हो तो सिर्फ मेरे बताने से आप इसके अंदर पोजीशन इनिशिएट मत करो, अपना खुद का एनालिसिस करो, अपने एडवाइजर के साथ कंसल्ट करो और उसके बाद ही इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करो। और अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो जो प्रॉफिट होगा वो आपका ही है, तो अगर लॉस भी होगा तो उस लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी ही है। तो आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरा जानने को मिला है इंडिया मार्ट इंटरमेश के बारे में। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।